Hello students, today I will discuss chapter 5, okay, complex number and quadratic equation, okay, and this is from class 11th topic, okay. So now we will discuss properties of a complex number. Properties of a complex number में जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है? क्लोजर देखिए एडिशन के लिए भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। अगर सपोज दैट z1 और z2 हमारे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनको आप प्लस करते हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलता है तो आप कह सकते हो कि जो दो नंबर्स हैं वो क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं, ओके। यही अगर मल्टीप्लिकेशन में आता है तो क्या होता है, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, अगर वो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। क्लोजर लॉ फॉर एडिशन है, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब इसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, अगर z1 प्लस z2 आपने किया और ये चीज आपका z2 प्लस z1 के अगर इक्वल हो गया, यानी कि z1 प्लस z2 करते हैं या फिर z2 प्लस z1 करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो आप कहोगे कि जो है वो आपके कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ये तो एडिशन की बात कर ली। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो z1 मल्टीप्लाइज बाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाइड बाई z1। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया और ये एडिशन। अब इसके बाद आते हैं एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, z1 प्लस z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐसे प्लस किया, प्लस आपने z3 को बाहर किया। अब इक्वल क्या होगा, z1 को आपने बाहर कर लिया और z2 प्लस z3 आपने लिख लिया, ठीक है। आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरीके z1 प्लस z2 एक ब्रैकेट में प्लस z3 इज इक्वल टू z1 को बाहर z2 प्लस z3। अगर ऐसा कुछ होता है तो एसोसिएटिव लॉ होता है फॉर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, z1 इंटू z2 और टाइम्स यहाँ क्या हो जाएगा z3, ओके, इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं z1 टाइम्स z2 प्लस z3 लिख सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे रिजल्ट तो आप कहोगे जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि आप जो है यहाँ पर कोई एक चीज ऐसी इसमें प्लस करिए जिससे रिजल्ट क्या हो जाए, जिससे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका आना चाहिए जीरो आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं, क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जो हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सॉरी इस एक मिनट में क्या है, हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी है, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी एक अलग चीज है, एडिटिव इनवर्स हमारा अलग चीज। देखो एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में है, ठीक है, उसमें हम क्या चीज प्लस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है सेम रहे, चेंज ना हो। तो जीरो अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें z ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो जीरो होगा वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। बात समझ रहे हैं। अब यही मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आते हो तो z मल्टीप्लाइड बाई 1 करोगे तब आपको मिलेगा z। तो यहाँ जो 1 है वो 1 आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। बात समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। मतलब कहने का अगर z प्लस जीरो इज इक्वल टू z आता है तो जीरो जो होगा वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, और z इंटू वन इज इक्वल टू अगर z आता है तो जो 1 होगा वो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, उसमें क्या चीज प्लस करोगे रिजल्ट जीरो मिल जाए। तो अगर इसमें माइनस जेड हम लोग प्लस करते हैं तो रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। तो ये जो माइनस जेड होगा वो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। किसका, जेड का। जेड का जो एडिटिव इनवर्स हुआ वो कौन हुआ, माइनस जेड हुआ। और माइनस जेड का अगर एडिटिव इनवर्स आपको पता करना है तो वो प्लस जेड हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद आते हैं एडिटिव के प्लेस पे, यहाँ पे अब आ जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो z इंटू 1/z अगर आप करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ वो क्या हुआ, 1/z हुआ। एडिटिव की प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी देखिए सेम है, हमने एक साथ इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो आप अलग अलग करके उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो z है उस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 1/z, और 1/z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको लिखना होगा तो सिंपल क्या लिखोगे, z लिखोगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारी थी, ठीक है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फिलहाल होल्ड नहीं करती हैं और सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी फिलहाल होल्ड नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे चीजें आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड कर सकती है, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर सकती है, बाकी रेस्ट प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेंगी। तो इसलिए जो है ये प्रॉपर्टी आप लर्न करिएगा। अब एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास में चीजें और है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ होल्ड होता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है बेटा, ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। कैसे इसको होल्ड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं z1 टाइम्स z2 प्लस अगर z3 आपके पास में है। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होता है, ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन में इस तरीके से कुछ लिखोगे तो वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, ओके। लेकिन अगर हम इसी चीज को सब्ट्रैक्शन की बात करके लिखें तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, z1 z2 माइनस z3, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, z1 z2 माइनस z1 z3 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है, और ये क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और है कि जैसे हमने यहाँ z1 को इस साइड में लिखा, z1 को इस साइड में लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए भी होता है z2 प्लस z3 टाइम्स यहाँ क्या हो जाएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2, यहाँ z3 कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, z1 z3 प्लस हो जाएगा z2 z3, ये भी हमारा होल्ड करता है। ये है क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में ही सिर्फ होता है, एडिशन में नहीं, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर एडिशन में होता ही नहीं है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से z1 माइनस करके लिख सकते हैं, z1 माइनस z2, और टाइम्स यहाँ क्या होगा z3, तो हम लिख सकते हैं z1 z3 माइनस z2 z3। बात समझ गए। तो ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी चीजें होती हैं मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया, ठीक। अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं और आगे आते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टी और है तो उसमें सिंपली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी हम एक्सप्लेन आपको नहीं करेंगे बिकॉज वो आप अच्छे से जानते हो, जैसा कि एनसीईआरटी पेज नंबर 101 पे कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, इनके बारे में डिटेल आपको पता है तो प्लीज इनको आप क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, ओके। और इसके बाद क्या है, पेज नंबर आप देखिएगा 100 पे क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आप समझ लीजिए जल्दी से। कोई जैसे नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट आप कैसे लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर या नेगेटिव नंबर कह सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर की आप बात करोगे तो जैसे मान लीजिए अंडर रूट में क्या है, माइनस का 125 लिखा है, ओके। तो बेटा इस चीज को 125 होता या 625 होता, हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 625 कर सकते हैं। तो अंडर रूट -1 जो होता है वो आई होता है, और इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो कितना मिलेगा, 25 आ जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 आई, यही था सिंपल। ये क्या है, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर का मतलब ये हो गया, ठीक। अगर ऐसी कहीं कोई कैलकुलेशन होती है तो उसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब जो है हमने आपको कॉन्जुगेट तो डिस्कस ही कर दिया, अब हम अभी जो बात करने वाले हैं वो मॉडुलस की बात करेंगे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग जो है मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेट के बारे में हम दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे वही है हमारा, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है फिलहाल। चलिए ओके, नाउ सी, जैसे सपोज दैट जेड हमारे पास में है, जेड हमारा क्या है, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा होता है। अगर इसका हमें मॉडुलस लेना हो तो बेटा इट इज मॉडुलस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड।
और मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या हुआ, मॉड में ए प्लस आई बी आप लिखोगे। ए प्लस आई बी को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो पार्ट है रियल पार्ट और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी हेल्प से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज को आप समझिए पहले। जैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ Z1 Z2 अगर होता तो Z1 पे मॉड अलग सेपरेट और Z2 पे मॉड अलग अलग देता। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर मान लीजिए डिवीजन में होते Z1 अपान Z2 दिया होता तो इसको लिखते मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 लिख लेते हैं। ठीक, बट इसमें कंडीशन क्या है, इसमें यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपका Z2 हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब जो है ये तो हमारे एडिशन में भी प्रॉपर्टी होती है, एडिशन के लिए भी बेसिकली हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा इनइक्वालिटी यूज होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉन्जुगेट में, राइट। कॉन्जुगेट की बात अगर हम लोग करें तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जैसे z इज इक्वल टू सपोज दैट हमारा लिखा है a प्लस आई बी, इसका अगर हमें कॉन्जुगेट लिखना है तो इसके ऊपर बार लगाओगे और यहाँ प्लस के प्लेस में माइनस कर लोगे, ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका कॉन्जुगेट आपको लिखना है तो ये होगा, और अगर इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो ये होगा, दोनों एक दूसरे के वो होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी में जैसे क्या है Z1 Z2 पे अगर मान लीजिए बार होता दैट इज कॉन्जुगेट होता है तो Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि मान लीजिए आपके पास में Z1 अपान Z2 है और इन दोनों के ऊपर में बार है यानी कि कॉन्जुगेट इनका लेना है, तो इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट और Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो है अगर मान लीजिए आपके पास में ये प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस अगर Z2 पे कॉन्जुगेट लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, और अगर माइनस होता है तो हम लोग दोनों में माइनस सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस करी। ओके, प्रॉपर्टी थोड़ी सी और भी हैं लेकिन उनको अभी हम फिलहाल आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पहले आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना होगा, देन आफ्टर आपको फिर थोड़ा सा एबव एनसीईआरटी से एबव आपको करना होगा। आप देखिए इस तरीके से जो है आप एक्सरसाइज 5.1 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।